में मार्केट गुरु विजय केडिया, एमडी केडिया सिक्योरिटीज के। अगर हम विजय जी की बात करें तो करीबन 20 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस वो शेयर बाजार में रखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट्स। 19 साल की उम्र से वो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। अपने शार्प माइंड एंड स्ट्रेटजी से मिस्टर केडिया ने शेयर बाजार में अपना एक मुकाम हासिल किया है। आइए उनसे हम खास मुलाकात शुरू करते हैं। वेलकम मिस्टर केडिया टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। विजय जी, अगर हम बाजारों की बात करें, शुरुआत बाजार से ही करते हैं क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट्स है, काफी लोग बहुत परेशान भी है, फंसे हुए हैं, जानते नहीं है कि बाजार की दिशा यहाँ से कहाँ की ओर जाएगी। आप क्या समझते हैं? थोड़ी बहुत रिकवरी हमने बाजारों में देखी, क्या ये सस्टेनेबल है? और अगर सस्टेनेबल है तो यहाँ से बाजार आपको किन की फैक्टर्स से या और किन की सेक्टर्स से ये बाजार आगे बढ़ेगा? देखिए मैम, सबसे पहले आपको बाजार के बारे में थोड़ा सा मेरा एक एनालॉजी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कि ये जो बुल मार्केट है ना, जिसको हम बुल मार्केट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बुल मार्केट है, ये कमजोर इन्वेस्टर पैदा करता है। जो भी इन्वेस्टर बुल मार्केट में पैदा होते हैं वो कमजोर क्वालिटी के इन्वेस्टर होते हैं। और ये कमजोर क्वालिटी के जो इन्वेस्टर होते हैं ये एक्चुअली बेयर मार्केट पैदा करते हैं। इनके कारण ही बेयर मार्केट आता है। फिर ये जो बेयर मार्केट जो चलता है थोड़े दिनों, ये बेयर मार्केट एक्चुअली मजबूत इन्वेस्टर पैदा करता है, होशियार इन्वेस्टर पैदा करता है ये बेयर मार्केट। और वो जो होशियार इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बेयर मार्केट से तबके जो इन्वेस्टर निकलते हैं, वो होशियार हो जाते हैं और वो नया बुल मार्केट पैदा करते हैं। और फिर नया बुल मार्केट फिर वही कमजोर इन्वेस्टर पैदा करता है। तो ये एक साइकिल है जो 25-30 सालों से तो मैं देखता आया हूँ, और सेंचुरियों से यही साइकिल, सदियों से यही साइकिल चलते आ रहा है शेयर बाजार के अंदर में। तो ये यहाँ का क्रम है। ये जैसे लाइफ के अपने कई फेजेस होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, दिन रात, और हंसी खुशी, और जिस तरह हम देखते हैं कि विंटर और समर, ये शेयर बाजार के यही क्रम है। ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी का भी जैसा जो माहौल हुआ है, जो हम लोगों ने देखा कि 20 के बाद में जो भयंकर तेजी आई 21 के अंदर में, और वो उसी का ये क्या शेयर बाजार में बड़ा सीधा साधा सदे सदाए कुछ नियम है, 10-15 नियम ऐसे बड़े सीधे सदाए हैं कि जब भी यूफोरिया होता है, और जब इस तरह का यूफोरिया होता है कि शेयरों में अर्निंग नहीं है और शेयर 10 गुना हो गए, 5 गुना हो गए, और सब जो आज नए नए आ गए और आज कमा लिया, कल कमा लिया, ये जब ऐसा यूफोरिया होता है उसके बाद में क्राइसिस की स्थिति पैदा होती है। ये एकदम सदा सदाया प्रकृति का नियम, ये उसी का ये परिणाम है। जो वो इतना बड़ा यूफोरिया हुआ था 21 के अंदर में, ये उसी का एक क्राइसिस का है। ये थोड़े दिन ये चलेगा, ये क्राइसिस थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है कि कोई भी क्राइसिस इंडिया में ज्यादा चलती नहीं है, और ये थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। फिर एक नया बुल मार्केट का अभ्युदय होगा या उदय होगा, ऐसा मेरी धारणा है। बिल्कुल सही, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप, क्योंकि मैं आपके ट्विटर को हैंडल को फॉलो करती हूँ, मैं आपको बहुत सुनती हूँ। पर अगर हम इस बाजार की बात करें विजय जी, क्या आपको लगता है इस बाजार में इस समय जो बहुत बुरी बुरी खबरें हैं, इट्स प्राइस्ड इन, द वर्स्ट इज प्राइस्ड इन द मार्केट, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी नहीं, यूक्रेन की क्राइसिस अभी भी चल रही है, क्रूड अभी भी $110 के ऊपर कामकाज कर रहा है, और यूएस की पॉलिसीज का पता नहीं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो मेरी जिंदगी में ये अनुभव किया है कि जब भी कोई भी क्राइसिस आती है, जो भी इस तरह के जो भी जब होते हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या इंटरेस्ट रेट हो या यूक्रेन वॉर हो, रशिया वॉर हो, जो भी हो, आप ये देखिए, जब रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ, उस समय जब वॉर शुरुआत हुआ, उसमें मार्केट थोड़ा घटा, और उसके बाद में मार्केट वापस तेजी से बढ़ा। ड्यूरिंग द वॉर ऑल्सो मार्केट वापस बढ़ा, रिएक्शन आया मार्केट के अंदर। तो मेरे को ऐसे लगता है कि मार्केट में जो भी अनिश्चितता की स्थिति जो होती है, वो अगर आप जानते हैं कि ये नेगेटिव फैक्टर है, तो मोर और लेस वो नेगेटिव फैक्टर प्राइस के अंदर में काउंट होता है। मोर और लेस मैं बोलता हूं, टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है और 1 महीना प्रोलॉन्ग हो जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन जो फैक्टर आप जान रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट ऐसे होने वाली है, इन्फ्लेशन ऐसे होने, यूएस में रिसेशन आने वाला है, यूएस में रिसेशन आने वाला है, इंडिया में रिसेशन नहीं आने वाला। अभी तक इंडिया में रिसेशन की कोई संभावना नहीं है, समझिए यूएस में रिसेशन आने वाला है, ये सारी दुनिया जानती है। उसी कारण आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप जो है 50%, 75% तक डाउन हो चुके हैं। अमेरिका में तो ऐसे ऐसे शेयर है जो 90% तक गिर चुके हैं वो। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि जो चीज आप जानते हैं
अनसर्टेनिटी जो है वो आप जानते हैं, वो प्राइस के अंदर में है। मार्केट रिएक्ट होता है अनसर्टेन सर्टेनिटी से, जो 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 ऐसी अनिश्चितता है जिसको आप भांप नहीं सकती हो, और अचानक कुछ होता है, उसमें मार्केट घबराता है। तो ऑफ कोर्स ये मेरा ऑप्टिमिज्म का व्यू है। मेरे को ऐसे लगता है कि मोरलेस ये प्राइस में है। टाइमिंग उल्टी सीधी हो सकती है, उसमें और 10 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, वो एक अलग बात है। टाइमिंग अलग अलग मैटर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी तक हमने बाजारों में देखा, पिछले 8-9 महीने से एफआईआई की खूब सेलिंग हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा मार्केट जो है हार्डली हमने कोई कैपिचुलेशन देखी, बिकॉज इन्वेस्टर जो है इस बार थोड़ा बहुत तगड़ा है, होल्ड करके बैठा हुआ है अपने पोर्टफोलियो को, स्टॉक्स को, और लंबी अवधि का व्यू रख के चल रहा है। क्या आपको लगता है कि अभी तक तो जिन लोगों ने पैसा नहीं निकाला, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी तक निवेश कर ही रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बाजारों को, कहीं कोई डर है आपको कि एक बार वो निकलना शुरू हो गए तो बाजार कहाँ जाएगा? अब ये डर का तो कहीं कोई जिंदगी में जवाब नहीं है। ये डर आप खुद पैदा करते हैं कि तुम होगी तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ऐसा होता वैसा होता। ये तो इसका उत्तर कभी मिलना नहीं है। आप ये समझ लीजिए 25-27 साल हो गए एफआईआईज को इंडिया में। 92-4 के बाद में एफआईआईज आई थी, करीब 28-30 साल होने को आ गए। ऐसा माहौल कभी जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा कि जब एफआईआईज बेच रही हो और यहाँ पर मार्केट टिका हुआ खड़ा हो और डीआईआईज ने सामना किया हो। जो घरेलू निवेशक है उन्होंने डट के सामना किया एफआईआईज ने, और एफआईआईज ने जो भी $25 बिलियन है, कितना बिलियन डॉलर जो भी 1 साल 2 साल के अंदर में बेचा है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि उनका टोटल इन्वेस्टमेंट $550-600 बिलियन का है इंडिया के अंदर में। उसमें 25 बिलियन अगर बेच भी दिया तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया। ये तो हम लोगों ने हवा बना रखा है, एफआईआईज के नाम का हवा बना रखा है। ये तो 2-2.5 हजार, आप जरा सोचिए 2-2.5 हजार करोड़ का क्या मायने रखता है। 2-2.5 हजार करोड़ वो लोग माल बेच देते हैं। यहाँ पर लोग एफआईआईज के फिगर के बारे में बातें करने लग जाते हैं। अरे वो भगवान है क्या? 2-2.5 हजार करोड़ क्या मायने रखता है? इतने बड़े क्या $2.5 ट्रिलियन या कितना का मार्केट है, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। उसमें क्या 2-2.5 हजार करोड़ रोज का मायने रखता है? उतना तो डीआई हमारे लेते ही है रोज रोज। तो ये पहली बार इतिहास के अंदर में ऐसा हुआ है कि एफआईआईज माल बेच रही है और डीआई सामना कर रहा है। ऑफ कोर्स प्राइस भी उसके अंदर में ऑलरेडी, आप जो कैपिटुलेशन की बात कर रहे हो तो ऑलरेडी घट चुके हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 50-50% मिड कैप के शेयर गिर चुके हैं। तो अभी बच्चे की जान लेंगे क्या? अभी आप ये स्थिति आप सोचिए मैडम, ये स्थिति सोचिए कि अब अगर ये कभी लेने के लिए आए तो इनको माल कौन देने वाला है? आप ये सोचिए, इनका माल एब्जॉर्ब हो गया, अब ये लेने आए। तो मेरा एक कोट भी था कि मजा तो उस दिन आएगा जिस दिन ये सेलर से बायर बनेंगे और उस दिन डीआई अग्रेसिव बायर बनेगी, तब खेला जमेगा, तब नया इतिहास रचा जाएगा इंडिया के अंदर में डीआई और एफआईआईज का बीच में। मेरी विशफुल थिंकिंग है और मेरा ऐसी सोच है कि शायद ऐसा टाइम आएगा। बिल्कुल आएगा सर। मार्केट में अगर हम वैल्यू की बात करें, 1 साल पहले हम बोलते थे वैल्यूएशन बड़ी स्ट्रेच्ड है, बहुत रिच वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट्स की। क्या आपको लगता है कि अब वैल्यूएशन बिल्कुल फेयर हो चुकी है और ये सही टाइम है कुछ शेयर लार्ज कैप फ्रंटलाइन स्टॉक्स में निवेश करने का? क्योंकि आप का जो निवेश का पैटर्न है वो बेसिकली मिड कैप से ज्यादा फोकस्ड। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इस बात का एक उत्तर नहीं है, क्योंकि जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं कि शेयर बाजार अंडर वैल्यूड हो गया या शेयर बाजार ओवर वैल्यूड हो गया, तो मेरे ख्याल से ये एक सही तथ्य नहीं है। क्योंकि शेयर बाजार की बातें करते हैं माने हम 5,000 शेयरों की बातें कर रहे हैं, आप ये समझिए, और इंडेक्स की बातें कर रहे हैं तो खाली 30 शेयरों की बातें कर रहे हैं कि डाउ अपना समझिए सेंसेक्स के 30 शेयर या निफ्टी के 50 शेयरों की बातें कर रहे हैं। तो लेकिन दुनिया उनसे हटकर भी है, उनसे अलग भी एक दुनिया है। तो इस बोलकर मैं जनरली इंडेक्स के हिसाब से कभी शेयर बाजार को जज नहीं करता हूं। और मैं, जैसा आपने सही आपने कहा, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं और उनका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपने एक अलग चाल होती है। ऑफ कोर्स वो प्रभावित होते हैं, प्राइमरी इंडेक्स घटता है या लार्ज कैप घटता है तो वो भी घटते हैं, लेकिन घटना बढ़ना जीवन क्रम है। मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि कई शेयर्स ऐसे हैं, कई जगह आपको ऐसी आपको मिलेंगी जहां पर जो शेयर्स ऊपर से 50%, 60%, 70% घट गए हैं, और वो इसके कारण घटे हैं कि उनकी वैल्यूएशन हम लोगों ने यूफोरिक कर दी थी 2021 के अंदर में। लेकिन आज के दिन उनके फंडामेंटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन खाली वैल्यूएशन समझिए होनी चाहिए थी 500 रुपया, हमने उसकी वैल्यूएशन कर दी 1200 रुपया, 1500 रुपया यूफोरिया के अंदर में। आज वो घट के वापस 500 पे आ गए या 600 पे आ गए, 700 पे आ गए या 400 पे आ गए। तो वहां पे आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरे को लार्ज कैप में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है, जो कि मैं इन्वेस्ट जनरली नहीं करता हूं। मैं जनरली क्या करता ही नहीं हूं, बहुत रेयरली करता हूं। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे को लार्ज कैप पे भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मेरे को लगती है। जिस तरह से शेयरों को धोया गया है,
और मेरा एक कोट भी है मैडम कि बुल मार्केट इज लाइक सनलाइट, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर। इधर नहीं है तो उधर है, उधर नहीं है तो इधर है। आप अगर शेयर बाजार के निवेशक है तो आपका काम है उसी लाइट को खोजना, कहाँ पे वो लाइट पड़ रही है, कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी है, ये खोजना, यही आपका काम एज एन इन्वेस्टर। विजय सर, आपको डर नहीं लगता मिड कैप स्पेस में? क्योंकि मिड कैप स्पेस एक ऐसी स्पेस है, मतलब जब मार्केट घटना शुरू होता है तो मिड कैप की तो मतलब आप बहुत शार्प सेल ऑफ देखने को मिलता है, और बहुत सारे निवेशक जो है वो डर के मारे छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता मिड कैप स्पेस या स्मॉल कैप स्पेस से? नहीं, मेरे को तो डर में मजा आता है मैडम, एक्चुअली डर से क्या डरने का। मेरा एक कोट भी है, रिस्क इज नॉट नोइंग द रिस्क इन द रिस्क। देखिए दुनिया में हर चीज रिस्की है। हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये भी रिस्क है, कभी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी सुनामी आ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो पूरी जिंदगी रिस्क, हम रिस्क में ही जीते हैं। आपको असेसमेंट करना है कि इस रिस्क में कितनी रिस्क है। तो जहां तक मिड कैप का सवाल है, मैं कोई भी ऐसे मिड कैप के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करता हूं जो ऑपरेटर ड्रिवन हो, जिसके अंदर में बैलेंस शीट फर्स्ट हो, या जिसके अंदर में मैनेजमेंट खेलता हो। ठीक है, मेरा एक कोट है मैडम कि समझिए 6000 शेयर्स लिस्टेड हैं, 6000, और समझिए हम लोग बात करते हैं कि लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, जो भी बात कर रहे हैं। मेरा एक कोट है, एक कैप और भी है इंडिया के अंदर में, और वो है भंगार कैप, वो स्क्रैप कैप है। हाँ, और ये 6000 में से कम 5000 शेयर उसी कैटेगरी के अंदर में आता है मैडम, जो भंगार कैप है। ये अच्छे टाइम में आते हैं पतंगों की जैसे, और रात भर का मेहमान अंधेरा, और वो रात भर में आते हैं और सुबह साफ हो जाते हैं। वो बुल मार्केट में आते हैं और उसके पहले वो सब साफ हो जाते हैं। मेरा काम इतना ही है कि मैं ऐसे शेयरों को अवॉइड करता हूं जिसमें मैनेजमेंट प्ले करता हो, या ऑपरेटर प्ले करता हो, या बैलेंस शीट फर्स्ट हो, या जिसमें क्लैरिटी नहीं हो। तो इस बोलकर मेरे को डर नहीं लगता है। मैं जब कैश रखता हूं मैम, तो मेरे को डर लगता है, तो मैं अनईजी हो जाता हूं, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती कि पैसा मेरे पास में बैंक में पड़ा है। तो मेरे लिए मेरे को डर नहीं लगता है। और जैसा मैंने बताया, अगर शेयर नहीं लूं तो मेरे को डर लगता है, तो मैं अनईजी होता हूं। बट आर्यन, ये है कि भंगार कैप में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो फंस जाते हैं, उनका निकलना वहां से मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आप एक ओल्ड टाइमर रहे हैं सर। आप न्यू एज कंपनीज को, नेक्स्ट जेन कंपनीज को कैसे देखते हैं? हमने बहुत सारी कंपनीज की लिस्टिंग 2021 में देखी, कुछ अच्छी रही, कुछ बुरी रही। ऑल टाइम हाई से वो गिर के आधे भी हो गए कुछ शेयर। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को कैसा देखते हैं, और डिजिटल स्टॉक्स को आप कैसा देखते मैं ओल्ड टाइमर जरूर हूँ, लेकिन मेरा पार्टी अभी शुरू हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। और जहां तक न्यू एज का सवाल है मैम, जो ये न्यू एज वाली जो कंपनियां लिस्टेड जो हुई है, मैंने उनमें किसी में भी इन्वेस्ट नहीं किया मैंने। और मेरा उनमें किसी में भी निवेश करने का अभी भी मेरा मन नहीं है। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक मेरा उनके अंदर में मन नहीं है। मेरा माइंड हो सकता है कि अपना इंटरव्यू खत्म उसके बाद शायद चेंज हो जाए, या कल चेंज हो जाए, 1 महीने बाद चेंज हो जाए, ये मालूम नहीं है। क्योंकि लगातार हम पढ़ते रहते हैं, हर चीज को अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं। तो कभी कोई दिमाग में अगर आइडिया आया तो मेरा माइंड चेंज कर सकता हूं मैं। आज के दिन तक मेरा उनके अंदर में लेने का मन नहीं है। वो सिंपल इसके लिए मन नहीं है कि उनके अंदर में अर्निंग नहीं है, और वो अर्निंग आएगी, जब अर्निंग आएगी तब आएगी। तो बोलते हैं ना, वन इन हैंड इज क्या, वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस। तो हाँ, तो वो गोद का जो बच्चा है वो वुम के बच्चे से ज्यादा अच्छा है वो। तो तो आएगा जब आएगा। मेरे को लिस्टेड स्पेस में भी ऐसी ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इसी तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ऑलरेडी डेट फ्री कंपनियां हैं, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं, प्रूवन मॉडल है, गलतियों से उन्होंने सीख चुके हैं वो लोग अपने। मेरे को तो मैं उनके अंदर में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो अभी आप कुछ कैश में बैठे हैं विजय सर, या फिर सब 100% इन्वेस्टेड? नहीं, मैं यूजुअली 100% इन्वेस्ट करता हूं। मेरे पूरे करियर के अंदर में कभी भी मेरे पास में कैश, मेरे को ध्यान नहीं है, शायद 1 महीना 2 महीना या मैक्सिमम कोई 2 महीना से ज्यादा कभी मेरे पास में जिंदगी में कभी कैश रहा हो। और अभी पिछले करीब 15 दिन से मेरे पास में कुछ कैश है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे शेयर्स बेचे हैं जो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, और जो पब्लिक डोमेन पे नहीं है। पब्लिक डोमेन पे वो शेयर आते हैं जो 1% से ज्यादा होते हैं, तब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता है। तो मेरे पास में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ऑल टाइम हाई पे थे। तो 15 दिन पहले मैंने उनको उनको बेच कर थोड़ा बहुत मैंने कैश इकट्ठा किया, और वो अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। 20 दिन हुए होंगे करीब, शायद हो सकता है अगले 20 दिन में या 1 महीने के अंदर में मैं उनको निवेश कर दूं, बाजार में लगा दूं। तो ये है।
तो अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करें विजय सर, यहाँ पे वेल्थ क्रिएटर्स जो रहे हैं आपके पोर्टफोलियो के, तो कितने तक के रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने? तो हाईएस्ट रिटर्न क्या पाया है आपने अभी तक, अगर स्पेसिफिक स्टॉक की बात करें? हाईएस्ट रिटर्न मेरे को 2-3 शेयर्स ऐसे हुए हैं जो मेरे को 100 टाइम्स रिटर्न दिए हैं मैडम। तो और तो या 100 टाइम्स एक शेयर्स है जो आज भी मैं हाँ 100 टाइम्स समझिए वो हाईएस्ट रिटर्न। आपका नाम जिस शेयर से जुड़ता है ना सर, वो शेयर तो रॉकेट बन जाता है। अगर शेयर बाजार में खबर आ गई कि विजय सर ने ये वाले शेयर में हिस्सेदारी शेयर उठाए हैं या इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है थोड़ी बहुत, तो वो शेयर तो आपके नाम से ही चलता है। तो ऐसा कोई शेयर है जो आप खरीदने वाले? नहीं, ये तो बताना मेरे बिजनेस के प्रति वफादारी नहीं रहेगी। और मैं ये क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं शेयर्स लेता हूँ वो सारे शेयर्स चलते हैं। मेरे को इस बात का डर रहता है, इस बोलकर मैं आजकल मैं सोच समझ कर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं समझिए एक दिन में ½ से ज्यादा शेयर लिया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आ जाएगा, तो नए इन्वेस्टर या जो छोटे इन्वेस्टर हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं वो ले लेंगे। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी ये मॉरल जिम्मेदारी है कि मैं और ठोक बजाकर इन्वेस्ट करूं, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कई शेयर्स मेरे ऐसे भी हुए हैं मैडम जो मैं लिया हूं और लेने के बाद में थोड़ा सा बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली आज भी वो डाउन है। 2020 में जितने भी मैंने शेयर्स लिए, मोर और लेस जितने भी मैंने शेयर्स लिए, वो सब मल्टीप्लाई हुए 2021 के अंदर। 2021 हाफ के बाद में, 2021 सितंबर के बाद में 1-2 शेयर्स मैंने नए लिए हैं, जो शेयर्स वो मेरे कॉस्ट प्राइस से 40% डाउन है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं सफल होता हूं या मेरी सक्सेस रेट 50% से ज्यादा नहीं है। तो ये इन्वेस्टरों को समझना चाहिए कि आप किसी को फॉलो मत करो, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करो। किसी के भी, हर आदमी की सुनो, सबके प्रिंसिपल को समझो और अपनी बुद्धि लगाकर उसको फॉलो करो। शेयर फॉलो करना कभी कभी दुखदाई भी हो सकता है, ये समझ के चले। और मैं भी आदमी हूं और गलती करना मेरा स्वभाव है और मानव स्वभाव है, मेरे परिधि में है ये, तो ये कृपया ध्यान रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को। चलिए अब शेयर की बात नहीं करते हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं सर जहां पे आपकी नजर बनी हुई है, आपको लगता है कि वैल्यू जो है वहां पे काफी अट्रैक्टिव है? कुछ ऐसे सेक्टर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं आने वाले समय में जहां आप अपना निवेश बढ़ा सकते हैं? देखिए मैम, जैसा मैंने बताया कि बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर। हर समय शेयर बाजार के अंदर में अपॉर्चुनिटी रहती है और सबसे बड़ा पैसा शेयर बाजार में आप गांठ बांध लीजिए, तभी आप कमाते हैं जब शेयर बाजार में बेयर मार्केट होता है। उस समय जो आप शेयर्स लेते हैं वो आपको कैरियर को बनाता है, आप ये समझ कर चलिए। मेरे को लग रहा है कि जो शेयर्स पिछली तेजी के अंदर में, जो 2021 में जो तेजी आई, जिसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं, हो सकता है भी जो नया जब बुल मार्केट वापस चालू होगा उसमें शायद वो शेयर पार्टिसिपेट ना करे, शायद ना करे, ऐसा हो सकता है, ऐसा इतिहास हमको बताता है। मेरे रडार पे जो शेयर्स है वो मैं ऐसा आपको बताता हूं। जैसे अभी नया क्या हो रहा है, एक इन्वेस्टर को, निवेशक को हर समय ये सोचना चाहिए कि बीती ताई बिसार के आगे की सुध ले। जो हो गया वो तो पास्ट हो गया, अब होने वाला क्या है उसको पकड़ने की चेष्टा करे, उसका ज्ञान हासिल करने की चेष्टा करे। अभी मेरे पास एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो टेलीकॉम प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है। जैसे अभी हम देख रहे हैं 5G वगैरह का इंडिया के अंदर में अभी आगमन हुआ है, अभी शुरुआत हो रही है। तो जो कंपनियां 5G के इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, 5G जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो तो बहुत महंगे हैं, और भारतीय का एक्सपेंसिव शेयर्स और वो स्लो शेयर्स, इनको जो प्रोवाइड करते हैं, इनकी जो एंसिलरीज यूनिट है या इनको जो इनके लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें ध्यान रखें। उनको लग रहा है उनका भविष्य 10 साल के लिए उत्तम होना चाहिए। इसी तरह मेरे को क्या लगता है मैम कि इंडिया के अंदर में 12-13 साल बाद प्राइवेट कैपेक्स शुरू हो रहा है। अभी तक 2007-8 के बाद इंडिया में आप कोई 10,000 करोड़ का प्लांट नहीं बता पाएंगे कि किसी इंडस्ट्रीज ने 10,000 करोड़ का प्लांट बैठाया, लोगों ने बंद कर दिया, बने नहीं, और बने तो वो गतरस में चले गए, वो बिक गए, अभी एनसीएलटी में चले गए, लोगों ने खरीद लिए, लेकिन नई कैपेसिटी पैदा नहीं हुई है। मेरे को क्या लग रहा है कि अगले 10 सालों के अंदर, मैंने अगले 10 साल में अभी से शुरुआत हो चुकी है, नया प्राइवेट कैपेक्स इंडिया में शुरुआत होने वाला है। स्टील सेक्टर अकेला बोलता है मैं 2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करूंगा, एल्यूमिनियम में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, शुगर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पावर में बड़ा से बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हर इंडस्ट्री के अंदर में कैपेक्स का बूम चालू हो रहा है। इसलिए मेरे को लगता है कि इंडिया में शायद रिसेशन नहीं आएगा, यूएस में आए तो आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने फ्री नोट प्रिंट भी नहीं किए और बांटे भी नहीं हम लोगों ने, हम बड़े कॉशियस रहे आरबीआई की जो पॉलिसी रही। तो ये जो कैपेक्स के लिए जो कंपनी सपोर्ट करेगी, जो कैपेक्स के लिए जो इक्विपमेंट बनाएगी, मेरे को लगता है उन कंपनियों का, उनका भविष्य अगले 4-5 साल अच्छा रहना चाहिए।
विजय सर, आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन अब साइकिल जो है वो बदल चुका है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और आगे और बढ़ेंगे। क्रूड का दाम जो है हमें पता है रिकॉर्ड हाई पे है, उसके चलते हुए इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। कमोडिटी साइकिल टर्न हो चुका है। पहले हम सुपर साइकिल की बात कर रहे थे, वो तो मेरे को लगता है कि वो तो मर ही चुका है साइकिल। अब वो कमोडिटी के दाम नीचे आना शुरू हो गए हैं। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, ऐसे में आपको लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात करें, जिसकी आपने भी बात की, जो बहुत अनाउंसमेंट्स भी आ चुकी है, उनमें थोड़ा डिले होगा? देखिए, मेरे को नहीं लगता है कि हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो भी सकता है, लेकिन कितना डिले आप बात कर रहे हैं? हो सकता है 1 क्वार्टर डिले हो जाए, हो सकता है 6 महीना डिले हो जाए। हम तो 14 साल के वनवास के हिसाब से यहाँ पर बैठे हुए 2008 के बाद में कि कब प्राइवेट कैपेक्स आएगा। तो हमारे लिए 6 महीना क्या बड़ी बात है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। और दूसरा, मैडम कितनी बार इन्फ्लेशन ऐसा हुआ है, 11-12% में इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर में हुआ है। और मैंने ऐसे मार्केट भी देखे हैं जहाँ 11-12% इन्फ्लेशन में भी शेयर बाजार तेज हुआ है। अब इंटरेस्ट रेट की आप बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट तो पहले से आधा है। जो 20 साल पहले, 15 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट थी, उससे तो आज के दिन भी आधे इंटरेस्ट रेट के ऊपर में हम खड़े हुए हैं, अगर देखा जाए तो मेरे को लगता नहीं है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म फर्क पड़ेगा अनटिल अनलेस ये प्रीवियल। और $120 आप क्रूड की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। $120 क्रूड का होना हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत खराब करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो शायद मेरे को 2008 में भी $135 का भाव हो गया था क्रूड का, 2007-8 में समथिंग ऐसा हो गया। ये साइकिल है मैडम, ये चलता रहेगा। ये इसका अपने पास में उत्तर भी नहीं है, और ये हम इसके उत्तर देने के लायक भी नहीं है। इसका यही उत्तर है कि ये तो फेजेस हैं तेजी और मंदी के, और ये चले थे और वापस अभी क्रूड ऊपर से गिरा है। मेरे को लगता है वापस थोड़े दिन के अंदर में ये सेटल हो जाएगा। और कमोडिटी के प्राइस की जो आप बात कर रहे हैं, सुपर साइकिल आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, एल्यूमिनियम के भाव ऊपर में $3800 हो गए थे, और 2 साल पहले एल्यूमिनियम का भाव, अगर मेरे आंकड़े अगर सही है, तो कोई $1800 थे। 1800 का एल्यूमिनियम $3800 हो गया एलएमई में। $3800 वाला वापस $2500 आ गया। तो $2500 के अंदर में एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां दिवालिया नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी भी 2 साल के बाद, 2 साल से अभी भी वो 25-30% ऊपर में अभी टिके हुए उनके भाव है। जो 3800 का जो भाव आपने देखा, वो साफ हो गया, वो बहुत अच्छी बात है। वो साफ होने से एक्सपेंशन पे फर्क अच्छा असर पड़ेगा। जो कंपनियां उन प्रोडक्ट को खरीदती है, जो स्टील खरीदती है, जो एल्यूमिनियम, निकल, जिंक खरीदती है, उनको तो बहुत बड़ी राहत मिल गई ना। तो हमको ऐसा सुपर साइकिल नहीं चाहिए कि जिसमें खाली एक इंडस्ट्री कमाए और 99 इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। हमको इस तरह का मॉडरेट साइकिल चाहिए कि भैया 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, तुम भी कमाओ और हम भी कमाएं, तो ही प्रोस्पेरिटी आएगी मैडम। तो मेरे लिए ये अच्छी मेरे को लगता है कि ये अच्छा माहौल पैदा हुआ है, जो मेटल के प्राइस घटे कमोडिटी में। थैंक यू सो मच मिस्टर केडिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम।